अजीब सी ये बात है, मानवता पर ये घात है। तुम हो, तुम स्वयं इसके प्रमाण नहीं। वो गूंगा, बहरा और अंधा निर्जीव राशन कार्ड है। तुम विश्व बंधुत्व का तो नाता क्या निभाते, तुम तो भारतीयता का भी नाता ना निभा सके। तुम रंग भेद, जाति भेद तो क्या मिटाते, आरक्षण का हवा तुमने स्वयं खड़ा किया। तुम देश की सीमा तो क्या लांघते, तुमने तो स्वयं राज्यों की सीमाएं बांध दी। तुम गैर भारतीय को तो क्या अपनाते, तुमने जब भारतीयों को ही भारतीय ना समझा। वह भारतीय है, यहीं जन्मा है, यहीं पला है, इसी माटी में खेला है, पर वो यहाँ का निवासी नहीं माना जाता क्योंकि वो राशन कार्ड धारी नहीं। तुम राशन कार्ड का बंधन तो क्या मिटाते, आई कार्ड रूपी नया हुआ तुमने स्वयं खड़ा किया। तुम हो, तुम स्वयं इसके प्रमाण नहीं। वो आई कार्ड होगा, वो निर्जीव तस्वीर तुम्हारे होने न होने की पुष्टि करेगा। ये अजीब सी बात है, मानवता पर ये घात है। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूप दिया, रूप बदल फिर आएगा। स्वर्ग यहीं, नर्क यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।
हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM माधुरी के साथ। और दोस्तों, माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन द्वितीय लेकर। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपके लिए हम लेकर आते हैं उन सेलिब्रिटीज को जिन्हें चाहते हैं आप। प्रश्नों की बौछार उन पर की जाती है जो चाहते हैं आप, और बदले में आपको मिलती है सतरंगी इंद्रधनुषी रूपी गीतों की बौछार, जो हमारे सेलिब्रिटी चुनकर लाते हैं आपके लिए। वो हो सकते हैं आला मारा से लेकर बॉडीगार्ड तक के गीत, गजल, भजन, पेट्रियोटिक, फिल्मी, नॉन फिल्मी, कुछ भी। शर्त सिर्फ इतनी कि वो हमारे सेलिब्रिटी की पसंद के हों, और ऑफ कोर्स आपको तो पसंद आएंगे ही, क्योंकि आपके लिए आपके प्रिय सेलिब्रिटी ही तो चुनकर लाए हैं बड़ी शिद्दत से संगीत की आकाश गंगा से सितारे रूपी गीत। और दोस्तों, अगली बार आप अपनी महफिल में किस सेलिब्रिटी को चाहते हैं, या आप सुनना चाहते हैं हमारे फर्स्ट सेशन के मेहमानों को, या फिर आप सुनना चाहते हैं झलकियाँ, और कैसा लग रहा है आपको सृजन रेडियो मानव रचना, आप मुझे बता सकते हैं SMS करके 8010781078 पर। और दोस्तों, मेरा सलाम फरीदाबाद को, पूरे देश को, पूरी दुनिया में सुन रहे अपने उन सभी दोस्तों को जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanrachna.org पर भी। और दोस्तों, आज मैं जिस महान कहानीकार और कवि को आपसे मिलवाने के लिए लेकर आई हूँ, बहुत दिनों से उनका इंतज़ार था, बहुत आए तो सही, देर आए दुरुस्त आए, राघवेंद्र सैनी जी। राघवेंद्र साहब, स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राघवेंद्र साहब, सबसे पहले तो आप मुझे वो घटना बताइए जहां आपने कविता लिखनी शुरू की थी। जी जी जी, मुझे याद है, मैं जम्मू कश्मीर में जी बारामूला के पास पटन में पोस्टेड था उस वक्त। जी जी, सेना का एक छोटा सा अधिकारी था, और वहाँ पोस्टेड था। एक इस रविवार को श्रीनगर घूम करके जी जी, मैं बारामूला रोड पर किसी फौजी गाड़ी का इंतजार कर रहा था। ओके। सुनसान सड़क थी, और अकेला ही बारामूला की ओर पैदल चला जा रहा था। सड़क के दोनों ओर देवदार। राघवेंद्र साहब, मुझे एक बात अब माइंड में आ रही है कि आप गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, चले क्यों जा रहे थे फिर? ऐसे ही ऐसे ही टाइम पास होता टाइम पास के लिए बारामूला की ओर पैदल ही चला जा रहा था। जी जी। सुनी सड़क पर देवदार के दोनों ओर देवदार और चिनार के वृक्ष थे। क्या बात है, आप बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कविता कर रहे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। तो उस रोज मेरे को अनुभव हुआ कि मैं एक सूने पथ का राही हूँ। वाह, क्या बात। उस सूने पथ के राही के रूम में जो शब्द मेरे को मिले, वो सूने पथ के राही शीर्षक कविता में संकलित होकर सैनी साहब की पहली कविता जी। स्वागत है। सूने पथ पर चलने वाले, सूना तेरा जीवन, बहुत खूब। फिर क्यों इसके पीछे भागे, भागे कोई सजीवन। वाह। मन ने कहा लौट आओ, पछताओगे आजीवन, सूने पथ पर चलने वाले, सूना तेरा जीवन। बहुत खूब। निर्जनता को गले लगाकर साथ करो तुम मेरा, यही तुम्हारा भाग्य है रे, यही तुम्हारी पूजा। बहुत खूब। पूजा को दुत्कार, पछताओगे आजीवन, सूने पथ पर चलने वाले, सूना तेरा जीवन। बहुत खूब। नव जीवन की चाह में, नव जीवन की चाह में चल दिया मैं था जब, अग्नि वर्षा तूफान का आभास करता था ना तब, ठोकर लगी गिर पड़ा, पछताना पड़ा आजीवन, सूने पथ पर चलने वाले, सूना तेरा जीवन। बहुत खूब। अंतिम पंक्ति है, माँ रोई ममता रोई, रो दिया था मैं भी कुछ, कवि हृदय रो उठा था, खो बैठा हो वह भी कुछ, अधूरी राह अधूरी चाह, अधूरा पंसा जीवन, सूने पथ पर चलने वाले, सूना तेरा जीवन। मैं ना कहता था थक जाओगे, गिर जाओगे, लुट जाओगे, फूक जाओगे, लौट आओगे, मेरी तरह ही पछताओगे, चल उदासीनता की चाह में जिए चले आजीवन, सूने पथ पर चलने वाले, सूना तेरा जीवन। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया।
मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जो लिखा था, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। मेरा जीवन, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। एक हवा का झोंका आया, हो एक हवा का झोंका आया। टूटा डाली से फूल, टूटा डाली से फूल। ना पवन की ना चमन की किसकी है ये भूल, किसकी है ये भूल। खो गई, खो गई खुशबू हवा में, कुछ न रह गया। मेरा जीवन, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। उड़ते पंछी का ठिकाना, हो उड़ते पंछी का ठिकाना। मेरा न कोई जहां, मेरा न कोई जहां। ना डगर है ना खबर है, जाना है मुझको कहाँ, जाना है मुझको कहाँ। बन के सपना, बन के सपना हम सफर का साथ रह गया। मेरा जीवन, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह। वेलकम अगेन टू रेडियो मनोरचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन द्वितीय लेकर। और आज हमारे साथ हैं कहानीकार कवि राघवेंद्र सैनी जी। सैनी साहब स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सैनी साहब, आपकी एक बड़ी मशहूर कहानी है कांटे जी। है तो कांटे, पर आपकी जो उस कहानी के पीछे कहानी है जी, वो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दोस्तों को बताएं। जी जी हम सैनिकों के व्यक्तिगत जीवन में जी जी बहुत सी समस्याएं हैं जी। उस ये कांटे उन्हीं समस्याओं को लेकर के चली है। और मैंने ये कहने का प्रयत्न किया है कि ये समस्याएं जो हैं सबके साथ हो सकती हैं जी जी, केवल सैनिकों के साथ ही नहीं। लेकिन ये ऐसी गहरी समस्याएं हैं जिनको समाधान होना बहुत अच्छा है सैनिकों के मोराल के लिए। जी जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो आज भी समस्याएं उसी प्रकार मुंह भाए खड़ी हैं। क्या समस्या है कि हम सैनिकों के प्रति सिविल मारने वालों के मन में ये भय है कि हम बेमौत मारे जाते हैं। अच्छा, जहाँ आप उस समय पोस्टेड थे, कहाँ पोस्टेड कहीं थे? नहीं, जम्मू कश्मीर में बारामूला के पास, बॉर्डर के पास। अच्छा, वहाँ के जो सिविलियन वहाँ के नहीं, पूरे देश के सिविलियन
अगर आप व्यक्तिगत जीवन सैनिकों के, पूरे देश के लोग उनको शहीद कहना, मैं समझता हूँ कि वो ठीक नहीं होगा। कि मान लो उन लोगों के मन में ये भय है कि सिविल वालों के मन में, जितने भी सिविलियंस हैं देश के, उन लोगों के मन में ये भय है कि हम सैनिक बेमौत मारे जाते हैं, जबकि हिंदुस्तान की माइथोलॉजी के मुताबिक भी जन्म और मृत्यु पहले से निश्चित हुआ करती है, स्थान भी उसका। जी जी। लेकिन ये समस्या जो है हम मामूली जवानों के साथ शाश्वत है। प्रश्न ये उठाया गया था उस कहानी में कि ये भय उन लोगों के मन से कैसे निकाला जाए, सिविलियंस के मन के, कि वो फौजी उनको मार देते हैं। फौजियों जो है ना, नहीं आप गलत समझ रहे हैं। फौजियों के प्रति, आम सैनिकों के प्रति, सिविल देशवासियों के मन में ये भय है कि हम सैनिक जो है बेमौत मारे जाते हैं। अच्छा, समझ आई मेरी बात? कि हम बेमौत मारे जाते हैं। अच्छा। तो प्रश्न ये उठाया गया था, ये भय उन सिविलियन के मन से कैसे निकाला जाए, उन देशवासियों के मन से कैसे निकाला जाए, ये प्रश्न था, ये समस्या थी। सेना के संदर्भ में यदि किसी के प्रति आकर्षण है तो वह अफसरों के प्रति है। प्रश्न ये उठाया गया था, जो अफसर नहीं है वे कहाँ जाए। तीसरी समस्या थी कि हम लोग अस्थिर जीवन व्यतीत करते हैं, आज यहाँ हैं, कल को कहीं और हैं, परसों को कहीं और। प्रश्न समस्या ये थी कि हमसे अच्छे और हमसे स्थिर जीवन व्यतीत करने वाले, हमसे अधिक आर्थिक रूप से संपन्न जब सिविल में लड़के मिलते हैं तो देशवासी हम सैनिकों को क्यों अपनाएंगे, ये प्रश्न था। जी जी। फिर था उस समय शहीद होने पर सरकार की ओर से विधवाओं को 500 रुपया और सिलाई की मशीन दी जाती थी। इतनी कम सहायता, सारा परिवार सड़क पर आ जाता था, पेंशन भी इतनी नहीं मिलती थी, जीवन भर परिवार इस पीड़ा को झेलता रहता था। और जिनके जीवन में हम थे भी वे अनचाहे कांटों की तरह थे, जिनकी पीड़ा सहना उन लोगों की मजबूरी है। मेरी पत्नी इस बात की साक्षी है, उसने मेरे संग कितनी तकलीफें सही हैं। तो ये कांटे शीर्षक कहानी यद्यपि मेरे ब्याह से पूर्व की कहानी है, लेकिन उसका अनुभव मैंने अपने साथी जवानों की तकलीफों से जान लिया था। राघवेंद्र साहब, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे आज के यूथ को कि क्या उन्हें फौज में जाना चाहिए? आज की स्थिति दूसरी है जी। उस समय मैं 37 रुपए का भर्ती था, आज जो है 15 से 20 हजार का एक जवान भर्ती है। क्या बात है। मानता हूँ कि महंगाई है, सब कुछ है, लेकिन आज सेना के आकर्षण उस समय के सैनिकों से आकर्षण से कहीं ज्यादा है। चलिए, मैं तो निराश हो चली थी कि शायद कुछ ऐसा, अब मैं आशा से भर गई हूँ। सैनी साहब, मैं गुजारिश करूंगी एक अपनी कविता भी हमारे दोस्तों को दे दीजिए। जी, मेरी दूसरी कविता का नाम है विनाश उन्नति का प्रतीक। जी, स्वागत है। बहती नदियाँ लक्ष्यहीन है, जी। कोई लक्ष्यहीन मनुष्य ही सोचता है। क्या बात है। मीलों का रूट मार्च, दोनों कंधों पर बाधाएं निवारण का भार लिए, शस्त्रों से लैस पंक्तिबद्ध किसी अकड़बाज सैनिक टुकड़ी का रिपुओं पर टूट पड़ना, मार धाड़, खून खराबा लक्ष्यहीन नहीं कहलाता। क्या बात। वैसे ही कल कल करती भागीरथी की संगनी, विरह की मारी किसी सुंदर प्रतिमा सी, विद्रोहिणी विनाशिनी, कभी मर्यादा तज, मीलों अथक बहती जाना लक्ष्यहीन नहीं। क्या बात है। एक का मोर्चा फतेह करना, वीरगति पाना, दूसरे का अपने प्रीतम को मिलना, स्वयं को विलीन करना लक्ष्य है। वाह वाह, क्या बात, बहुत। विनाश दोनों में है, पर विनाश उन्नति का प्रतीक है। बहुत। जैसे पतझड़ में बेवा के आंसू संग झड़ते पड़ते हिम्मत की सूचना देते हैं। क्या बात है। वृक्षों पर बैठे विहंगों का कलरव ना तो विरक्त होता है ना रुकता है। विपत्ति में दचित हो शाश्वत सुपथ पर बढ़ना कर्तव्य है, लक्ष्य है। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। पर
तुम्हें भी कर लो कुछ याद, उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के, जब
वेलकम अगेन टू रेडियो मानवरचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और दोस्तों, जिस मेहमान को, बेहद ही खास मेहमान को आज मैं आपसे रूबरू कराने के लिए लेकर आई हूँ, आप हैं कहानीकार राघवेंद्र सैनी जी। सैनी साहब स्टूडियोज में आपको फिर से बहुत धन्यवाद जी। सैनी साहब, ना सिर्फ आपने कांटे कहानी, इसके अलावा भी आपने बहुत सारी कहानियां लिखी इसी विषय को छू जी। मेरी गुजारिश होगी कि इसके बारे में हमारे दोस्तों को जी, ऐसी ही अनेक समस्याओं को लेकर के मैंने अनेक कहानियां लिखी जी जी, जिसमें मुख्यतः अवलोकन है जी दबे स्वरों का आक्रोश है, जी जी, खूनामदान है, क्वार्टर गार्ड है यानी कि फौजी जेल, जी जी, विप्लव है, जी जी, वे नहीं जान पाएंगे, इसी श्रृंखला की कहानियां हैं जो प्रकाशित हुई और एक लंबा पाठक वर्ग बना। हाँ, लेकिन सैनी साहब, यहाँ एक बात उभर कर आ रही है कि आप इतने समय से लिख रहे हैं, तो आप इतनी देर से हमारे सामने क्यों आए? उसका सबसे बड़ा कारण मेरा सैनिक जीवन था जी, जिसमें प्रेस की पाबंदी थी। मैं किसी भी स्तर पर, किसी भी रूम में, किसी भी प्रकार से प्रेस से संबंध नहीं रख सकता था। ओहो, मेरा लिखना तो नहीं रुका, उसको कोई कैसे रोक सकता था? हाँ, लेकिन कहानियां प्रकाशन होने में समय का एक लंबा अंतराल रहा। यही कारण है कि मेरी कहानियां आती रहीं, लेकिन समय के अंतराल के कारण राघवेंद्र सैनी को जान नहीं पाए, उसकी कोई पहचान नहीं पाई। वो घटना बताइए हमारे दोस्तों को कि जब आपका अवार्ड आपके पास पत्र पहुंचा और पोल खुल गई आपकी। जी हाँ, वो घटना बताइए। वो उस समय की बात है जब ये सन 1982-83 की बात है। जब क्या उम्र रही होगी आपकी? 82, मेरा 1946 का बर्थ है, यही कोई 35-36 साल की। आपका अवार्ड मिला था उस समय? जी। तो वो बात ये हुई कि भाषा विभाग पंजाब ने एक कहानी प्रतियोगिता राज्य स्तर की, मतलब आपने प्रकाशन नहीं करा सके तो आपने प्रतियोगिता में भेज दिया। वो भी उस समय भेजा जब जल्दी में पंजाब में बहुत उग्रवाद था। तो मेरे मन में ये था कि मैं ऐसी एक कहानी दूं जहाँ जैसे हम मतलब लेखक कितना कुलबुला रहा था कि न छपे तो न छपे, लेकिन भेजूंगा जरूर अपना काम करूंगा। हाँ, मैं। और वो एक ऐसी कहानी थी जी जी, कि पंजाब में उग्रवाद था कि हम सेना में जैसे इकट्ठे मिल करके, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, मिल करके काम करते हैं, उसी प्रकार देशवासी क्यों नहीं कर सकते? हाँ जी, ये तो मेरे भी दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेरे फादर भी आर्मी से हैं और मैंने वहाँ देखा हुआ है कि कोई भी फंक्शन हो, कोई भी त्योहार हो, सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग एक साथ मिलके मनाते हैं। अगर गुरुद्वारे में कोई फंक्शन है तो सब लोग जाएंगे, मंदिर में कुछ फंक्शन है, जन्माष्टमी है तो हर धर्म, हर वर्ग के लोग वहाँ। बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत समा होता है। ये वातावरण सेना का सबसे प्लस पॉइंट है। जी, बहुत खूबसूरत। ठीक है, तो क्या हुआ कि कहानी उस समय भेजी गई, उग्रवाद था पंजाब में, और मैं चाहता था कि ऐसी कहानी जाए जो कि उनको ये संदेश है कि हमें सब मिलकर के काम करना चाहिए। जी जी, जी। बिना कोई सिविल वालों की बात किए मैंने एक फटाफट कहानी लिखी। कहानी का शीर्षक दिया माँ के आशीर्वाद से। जी जी, युद्ध मोर्चे पर कहानी थी वो। अच्छा, कि हम युद्ध के मोर्चे पर हम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किस प्रकार कार्य करते हैं जी जी, और किस प्रकार अपने टारगेट को अचीव करते हैं। वो कहानी बाय पोस्ट हमने भेज दी और प्रकाशित तो क्या होनी थी, बाद में कहीं प्रकाशित हुई, उसके अवार्ड का पुरस्कृत हुई है ये कहानी, उसका लेटर आ गया। तो हैडकर साहब ने देखा कि क्योंकि ये सरकार से आया हुआ है, उन्होंने अपना ठप्पा लगाया और मेरे अफसर कमांडर के सामने भेज दी। बन गई बात। उसने जब देखा कि भाई ये तो ऐसे ऐसे अवार्ड है और ये प्रेस से कॉन्ट्रैक्ट है इसका, ये तो पता नहीं क्या कर देगा। उन्होंने बिना सोचे समझे कि मैंने क्या लिखा है, उस रचना को मंगवाते, पढ़ते, देखते कि क्या है कि एक सरकारी विभाग ने क्यों मेरे को इस तरह से पुरस्कृत किया है। बजाय देखिए वो जो सेलिब्रेशन का टाइम था उसको नेगेटिव में बदल लिया और उन्होंने सारा ध्यान उसका इस बात पर केंद्रित रह गया कि प्रेस से संबंध रख दिया। अगर मैं उस समय यूनियन कमिश्नर, आधा गिलास भरा हुआ नहीं देखा, आधा गिलास खाली देख लिया उन्होंने, और अगर मैं
सीनियर रैंक में नहीं आता, जूनियर कमीशन अफसर नहीं होता, तो मेरे को सीवियर पनिशमेंट मिलती। मेरे को केवल वार्निंग देकर के छोड़ दिया। लेकिन कहानी के रूम में मेरी पहचान होने लगी। शुरुआत हो वहाँ से वाह, शुरुआत। क्या बात है। सैनी साहब, एक कविता हमारे दोस्तों के लिए दे दीजिए। तीसरी कविता का मेरा शीर्षक है कैसे विलीन हो। भारतीय संग चला आ रहा है सदियों से एक शब्द गुलाम। थे पहले हम तन से, हो गया अब तन मन दोनों से गुलाम। क्या बात। प्रथम दावा किया कर्णधारों ने गरीबी की गुलामी दूर करने का। रचना की एक अनुपम शब्द की साम्यवाद। बहुत खूब। सफल रहा असंख्य दलित भारतीयों की सिस्कियों को दबाने में। वाह। रोक दिया सिसकना भी उनका समाजवाद शब्द ने। शांति है सर्वत्र अब, संतुष्ट है दावेदार, कोई विरोधी ना रहा अब। वाह। बुद्धिजीवी कहते हैं इसे गुलामी की प्रकाष्ठा नव। अभिन्न है सुव्यवस्था ये, दूर करने की बेकारी, बनने के लिए बड़ा गुलाम उससे बड़ी गुलाम से जारी। बहुत खूब। उससे बड़े गुलाम से जारी। बनने के लिए बड़ा गुलाम उससे बड़े गुलाम से जारी। बहुत खूब। चाहे द्रव्य से वशीभूत हो, किसी दूर के नाते की नातेदारी, हजारों गुलाम पैदा करने की बनी सरकारी ठेकेदारी। वाह। धर्म निरपेक्ष देश में होना क्यों ऐसा फिर। बहुत खूब। धर्म निरपेक्ष देश में होना ऐसा क्यों फिर, हैं जहां मुसलमान के लिए अमुसलमान काफिर, आर्य समाजी के लिए सनातन धर्मी अधर्मी, कॉन्वेंट में शिक्षित शिशु ईसागामी। संगठन को रोते हम, भला कैसे बंधे एक सूत्र, वो बिखरा यहाँ राष्ट्र बल यत्र तत्र। बंधने को हम बन जाए, निरपेक्षता की अर्थी उठ जाए सर्वत्र। विश्व में हो ऐसा विनाश, बहे फिर सरिता जैसे आयास। सैनी साहब, आपकी ये कविता सुनकर और जो आप कहानी के लिए जो आपको अवार्ड मिला था, वो खुशी का समय था, पर कैसे बदल दिया गया, तो मुझे आपका पसंदीदा गीत याद आ रहा था। गुजारिश करूंगी, गुनगुना दीजिए। जी। लाखों तारे, लाखों तारे आसमान में, एक नल ढूंढे न मिला, देख के दुनिया की दीवाली, दिल मेरा चुपचाप जला। लाखों तारे आसमान में, एक मगर ढूंढे न मिला, देख के दुनिया की दीवाली, दिल मेरा चुपचाप जला, दिल मेरा चुपचाप जला। लाखों तारे आसमान में, एक मगर ढूंढे न मिला, एक मगर ढूंढे न मिला। किस्मत का है नाम मगर है काम ये दुनिया वालों का, फूंक दिया है चमन हमारे ख्वाब और ख्यालों का, जी करता है खुद ही घोंट दे अपने अरमानों का गला, देख के दुनिया की दीवाली, दिल मेरा चुपचाप जला, दिल मेरा चुपचाप जला। दिल
हंसते ही लुट गई चांदनी और उठते ही चांद ढला। देख के दुनिया की दीवाली दिल मेरा चुपचाप जला। दिल मेरा चुपचाप जला। मौत है बेहतर इस हालत से, नाम है जिसका मजबूरी। कौन मुसाफिर तय कर पाया दिल से दिल की ये दूरी। कांटों ही कांटों से गुजरा जो राही इस राह चला। देख के दुनिया की दीवाली दिल मेरा चुपचाप जला। दिल मेरा चुपचाप जला। लाखों तारे आसमान में एक मगर ढूंढे न मिला। देख के दुनिया की दीवाली दिल मेरा चुपचाप जला। दिल मेरा चुपचाप जला। वेलकम अगेन टू रेडियो मनोरचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ। और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और आज हमारे साथ एक फौजी हैं, कहानीकार हैं, कवि हैं, राघवेंद्र सैनी जी। सैनी साहब स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत जी धन्यवाद माधुरी जी। सैनी साहब, आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहीं पंजाब सौरभ में, पंजाब केसरी में, सैनिक समाचार में और भी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में निरंतर प्रकाशन होता रहा, जबकि आपके ऊपर सेना का अंकुश था। जी जी जी। इसके बारे में हमारे दोस्तों को बताइए। देखिए, मैंने एक दूसरा तरीका निकाला इसके लिए, क्योंकि प्रेस से पाबंदी थी प्रेस की। मैंने ये निकाला कि जो के सेना के अच्छाई में जाती हैं कहानियाँ, वो मैं थ्रू प्रॉपर चैनल भेजूं। ठीक है, मतलब एक तरीके से आपने परमिशन मेरे ऑफिसर कमांडिंग के थ्रू जाए वो रचना। अच्छा, आपने परमिशन इस तरीके से जाती रचना ही जिस चाहे पंजाब केसरी को जानी है वो उनके थ्रू जाए, वो पंजाब सौरभ को जानी है। आपने एक बीच करा, बड़ा बहुत समझदारी दिखाई आपने। हाँ जी, लेकिन क्या होता था कि सैनिक अधिकारियों के पास समय नहीं होता था उन रचना, ना उनका इंटरेस्ट होता था, क्योंकि उनके दिमाग जो है और तरह के हैं। इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है आप भी आर्मी फौज में ही थे, लेकिन आपको रचना साहित्य से प्रेम था। बिल्कुल आपने लिखा। तो अगर हो सकता है उस जगह कोई साहित्य प्रेमी रहा होता तो वो जरूर पढ़ता उस कहानी को। बिल्कुल। इसमें फौज का लेना देना नहीं है, इंडिविजुअल का। हाँ, इंडिविजुअल का लेना देना है, लेकिन ये नहीं है कि सारे अफसर ऐसे थे। वो तो जिसको साहित्य से प्रेम होगा वो कई जो नहीं भी साहित्य से प्रेम था, बिल्कुल अनुशासन से बहुत प्रेम करने वाले अफसर भी थे। उन्होंने मेरी कहानियां जो है, तीखे से तीखी कहानियां भी जो है संबंधित पत्र पत्रिकाओं को फॉरवर्ड की है। क्या बात है, हम उनको सलाम करते हैं कि हमारे एक साहित्यकार को उन्होंने बहुत प्यार दिया। मेरे याद आ रहा है, उनका नाम याद आ रहा है, मेजर सुखवीर से तंवर साहब। मैं उनको सलाम करता हूँ, हमेशा करता हूँ। हम रेडियो मनोरचना भी सलाम जी। हमेशा उन्होंने ये किया कि जो सरकारी कार्य थे अंग्रेजी में जो लिखते थे, उन्होंने मेरे से हिंदी में लिखवा करके पत्र व्यवहार करवाया, सरकारी पत्र व्यवहार। क्या बात है, हिंदी को एक तरीके से उन्होंने बढ़ावा दिया। बहुत उन्होंने मेरी कहानियां सलाम करते हैं, बिल्कुल आज भी याद करते हैं। मेरी ये कहानी संग्रह में उनको भेजना चाहता हूँ, लेकिन वो है नहीं, पता नहीं कहाँ है वो। आप नाम बताइए सैनी साहब उनका। हमारा रेडियो पूरी दुनिया में सुना जा रहा है, www.radiomanorochna.org के माध्यम से। नाम बताइए, अगर वो हमें सुन रहे हैं तो वो हमसे संपर्क स्थापित करें। नाम बताइए, आप उनका नाम लीजिए। उनका नाम है मेजर SS तंवर।
मेजर SS तंवर, तंवर। कौन सा रेजिमेंट है? रेजिमेंट नहीं है वो, आर्मी मेरे ही विभाग के है, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर के। जी जी। उस समय मेजर थे, मैं बात कर रहा हूँ 1983, 84, 85 की। तंवर साहब, अगर आप हमें आज सुन रहे हैं तो आप हमसे संपर्क स्थापित कीजिए। राघवेंद्र सैनी जी आपको अपनी पुस्तक देना चाहते हैं जी। 8010781078 पर। और दोस्तों, आप भी बता सकते हैं कैसा लग रहा है आपको रेडियो मानवरचना और सृजन। जी सैनी साहब, वो मेरे साथ जोशी मठ में थे, मेरे कमांडिंग ऑफिसर थे। जी। एक रोज मुझे ये घटना याद आ रही है और मैं शेयर करना चाहूंगा अपने श्रोताओं से कि एक रोज मैं वहाँ लाइट का बंदोबस्त नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। एक रोज मैं लैंप में अपना लिख रहा था और कविता जो थी वो एक एहसास था दूसरे प्रकार का, वो मैं कंप्लीट करके हटा ही था तो वो मेरे साथ आकर के खड़े हो गए और मुझे पता नहीं चला। अंधेरा भी था, सिर्फ लैंप की रोशनी थी और अंधेरा था। जी जी। तो दूसरे जो उनके साथ आए हुए थे, असिस्टेंट सुबेदार मेजर साहब थे, सुबेदार साहब थे, उन्होंने बताया कि सैनी देखो साहब आए। तो मैं एकदम उठ करके खड़ा हुआ, चयन किया, बोला क्या लिख रहे हो और लैंप में, आपकी तो नज़र कमजोर हो जाएगी। मैंने बोला जी मेरे पास कोई चारा नहीं है, इस लैंप की रोशनी के अलावा मेरे पास इस समय कोई नहीं है, लेकिन मैं एक लिखने वाला आदमी हूँ। बोला क्या लिखा है तूने? वो कविता बहुत छोटी थी, लेकिन वो एक बात मरने की कही गई थी, लेकिन वो जीने की बात कहती थी। वो कविता भी मैं आपको सुनाना गुजारिश है, मैं तो आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं तो आपसे कहने ही वाली थी वो कविता हमारे दोस्तों को दे दी। जी हाँ, कविता का शीर्षक है एक एहसास। जी स्वागत है। असफलता तो मेरे जीवन में जोंक की तरह चिपक कर रह गई है। हाँ, क्या बात। असफलता तो मेरे जीवन में जोंक की तरह चिपक कर रह गई है, पर मैंने कभी इसका दोष साधनों और कारणों को नहीं दिया। क्या बात है। पर मैंने कभी इसका दोष साधनों और कारणों को नहीं दिया। साधन जुटाए जा सकते हैं और कारण स्वयं ही बन सकते हैं। बहुत खूब। मैं जानता हूँ मैं कहाँ खोखला हूँ, मैं जानता हूँ मैं कहाँ खोखला हूँ, समान अनुमाद से मैं इसको पाट नहीं पाता। वाह वाह। मेरे सामने जब ये कविता पढ़ी तो बोला यार तुम तो बहुत अच्छे लिखने वाले हो। क्या उन्होंने दूसरे रोज हाँ, मेरे को अपने कमरे में बुलाया। हाँ, हाँ, क्या बात है। उन्होंने कहा देखो मैं आपको टेलीफोन रूम में शिफ्ट कर रहा हूँ, जी। वहाँ 10 बजे तक रोशनी आएगी इलेक्ट्रिसिटी की, आप जो लिखना चाहते हैं वो लिखिए। वो एक कमांडिंग ऑफिसर थे जिनके थ्रू मैंने 10 कहानियां प्रकाशन के लिए भेजी। क्या बात। और उन्होंने तंवर साहब आपको हम सैल्यूट करते हैं, पूरा फरीदाबाद का साहित्य समाज और रेडियो मानवरचना। जी, वो सुखवीर सिंह तंवर उनका पूरा नाम था, मेरे साहब। उन्होंने मेरी कहानियां ना केवल पढ़ी बल्कि प्रकाशन के लिए भेजी। उसमें वे नहीं जान पाएंगे, वे एक ऐसी सैनिक की कहानी थी जिसकी बीवी के साथ उसके फील्ड में यानी कि मोर्चे पर आने के बाद उनके साथ घर वाले कैसा व्यवहार करते हैं। उस लड़की को ये दुख होता है कि मेरे साथ जो व्यवहार हो रहा है वो वे नहीं जान पाएंगे। ये कहानी बहुत प्रसिद्ध हुई, एक लंबा पाठक वर्ग बना इसके लिए। क्या बात है, क्या बात है। सैनी साहब, आपने परेशानियां झेली और जो आपने कविता सुनाई, मुझे आपका पसंदीदा गीत याद आ रहा था। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार से प्यार मिला। लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली। चाहत के नगमे चाहे तो
आहें सर्द मिली, दिल के बोझ को दूना कर गया जो गम खार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। बिछड़ गया, बिछड़ गया, बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का था। किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का हाथ, हमको अपना साया तक अक्सर बेजार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। वेलकम अगेन टू रेडियो मनोरचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और जिस कहानीकार को आज हम आपसे मिलवाने के लिए लेकर आए हैं, आप हैं जाने माने कथाकार राघवेंद्र सैनी जी। सैनी साहब स्टूडियोज में आपको फिर से माधुरी जी धन्यवाद। सैनी साहब, आपको आपकी कई कहानियों के लिए अवार्ड मिला, कांटे के लिए, टूटते आदर्श, दोगला समाज, और बहुत सारी कहानियाँ आपकी पुरस्कृत की गई। एक तो सबसे पहले ये बताइए कि इतना सम्मान लेकर आपको कैसा महसूस होता है, साथ ही ये कि कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है जी। आप मुझे ये भी बताएं कि कौन है आपकी इस सफलता के पीछे। जी, बड़ी साफ बात है कि सचमुच नारी ही प्रेरणा स्रोत है। जी जी। उसमें मेरी पत्नी सबसे आगे है। मेरी पत्नी शारदा बसीन, अलग कास्ट थी उनकी और मैं सैनी था। जब वो मेरे जीवन में आई 25 सितंबर 1974 को, तो मेरी 2 कहानियां केवल प्रकाशित हुई थी, एक कांटे और एक अवलोकन। जी। उसके बाद जो प्रेरणा का स्रोत मिला, उसके बाद जो तंगियां हम दोनों ने सही, वास्तव में ये और आसपास के लोगों ने, जो मेरे सैनिक वातावरण के लोगों ने जो तंगियां सही, वास्तव में ये कहानी संग्रह उन्हीं पीड़ा को परिलक्षित करता है और उन्हीं की आवाज जो है मैंने लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। दोस्तों, आपका कहानी संग्रह है और आंखें भर आई। जी, अगर आप इस कहानी संग्रह की हर कहानी को पढ़ें तो अंत में आते आते आपकी आंखें भर जाएंगी। जी जी, और आंखें भर आई। और आंखें भर आई। यही कारण है कि मैंने इस कहानी संग्रह का जो शीर्षक है, नामकरण जो किया, और आंखें भर आई किया। जी जी। दूसरा, जहाँ तक अवार्ड मिलने की बात है, कहानियाँ पुरस्कृत हुई, बड़ा अच्छा लगता था। मैं और मेरी पत्नी, फिर बाद में बच्चे भी बहुत अच्छा महसूस करते थे। वो मेरे को शुभकामनाएं देते थे और मेरे को उससे प्रेरणा मिलती थी। क्या बात। ये कहानी संग्रह मेरी पत्नी को ही समर्पित है। क्या बात है। इसी बात पर एक कविता अपनी, जो आज हमारी मेहमान यहाँ नहीं है, उनके लिए कविता दे दीजिए। जी, वास्तव में ये कविता मैंने बहुत समय पहले लिखी थी। जी जी। शादी से भी पहले। लेकिन ये कविता जो है मैं अपनी पत्नी को ही समर्पित करता हूँ। जी, उनके लिए लिखी गई। जी हाँ। हालांकि मके बचपन, यौवन और बुढ़ापे का इसमें वर्णन है, लेकिन वास्तव में मैंने हमेशा उसको अपने संग पाया। जी, क्या बात। इसलिए शीर्षक है कविता का, मैं और तुम। गिरता हूँ, उठता हूँ, मैं मूक विरक्त सा जीवन का बोझ लिए फिरता हूँ, हृदय में करना ले जीता हूँ। कुछ अतीत के जलद हैं, कुछ वर्तमान की कालिमा गर्द है, भविष्य में तम की लालसा लिए फिरता हूँ, हृदय का रुदन छुपाए जीता हूँ। एक धुंधली स्मृति रजनी बेला में एक कसक बनाती है, वो विहंग विहंगी सा नीड़ बनाना, वो
विहंग विहंगी सा नीड़ बनाना, रत्नों से सपनों से कुछ यूं सजाना। तुम कहती मैं नभ के सितारे तोड़ लाई हूँ, मैं शशि को निमंत्रण दे चूमता। वाह संग है रवि का, इस पर तू मैं की रागनी वृद्ध तरु भी सुनता। तुम अपने को श्रेष्ठ बताती, मैं स्वयं को विद्वान। बातों बातों में झगड़े का रुख कोप को मिलता। अपरिमित परिश्रम से बना सुंदर नीड़ क्षण भर में गिरता। तिनका तिनका बिखर मेरे नव सपनों का यूं महल टूटता। तुम मधुमयी मुस्कान, जैसे आप मुस्कुरा रही हैं, तुम मधुमयी मुस्कुरान बिखेर चल देती जब मैं दर्द का पुतला उन तिनकों को बटोरता। क्या बात है, क्या बात है। आज वो बचपन का दर्द लिए फिरता हूँ, हृदय में करना छिपाए जीता हूँ। शिशुपन की वो अनजान लड़ता, हर बात पे एक सी खलल था। वायु का एक झोंका थी जो मेरे दुख में जीवन में क्षणिक सुख बनाई। पुनः वो हेमत पश्चात दीनता जीवन का पथ चढ़ लाई। तेरे मेरे बीच ऊंच नीच की भीति कहाँ से आई, मेरे समस्त अरमान खारे आंसू बन बहे। कहने को जवानी आई, उसी जवानी की आज तड़प लिए फिरता हूँ, हृदय में दर्द लिए जीता हूँ। अंतिम पंक्तियां हैं। स्वागत है। आज मैं स्वयं एक उजड़ा नीड़ हूँ, पके सफेद बाल और मृत्यु के समीप हूँ। ना वो तरंग है ना वो उमंग है, जर्जर शरीर पंचभूतों की भेंट है। अंतिम समय है, शीतलता का संग है, बाहर शोर है, शायद मेरे ब्याह की तैयारी है। अच्छा है? शायद मेरे ब्याह की तैयारी है। मैं दूल्हा सा सजूंगा, सर पर सेरा होगा, गले में फूलों की मालाएं, लोगों के जमकट में तुम बराती होगी। आज उसी दृश्य की स्मृति ले जाता हूँ, केवल हृदय का दर्द दिए जाता हूँ, जीवन का बोझ दिए जाता हूँ। क्या बात। छलके तेरी आँखों से, छलके तेरी छलके तेरी आँखों से शराब और ज्यादा, छलके तेरी आँखों से शराब और ज्यादा, छलके तेरी आँखों से शराब और ज्यादा, खिलते रहे होंठों के गुलाब और ज्यादा, छलके तेरी आँखों से शराब और ज्यादा। सैनी साहब, आपको मैं किन शब्दों में धन्यवाद करूं जी। मुझे नहीं मालूम। आप हमारे देश के सैनिक हैं, आपने देश की पूरे उम्र सेवा की है और अब रिटायरमेंट के बाद साहित्य के माध्यम से हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद मानव रचना FM रेडियो स्टेशन का भी, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया अपनी बात कहने का। शुक्रिया, शुक्रिया सैनी साहब। और दोस्तों, संदीप कहते हैं नमस्कार जी, स्वागत है आपका, शुक्रिया आपका। हु नोज कितने सृजनकर्ता बन जाएं सृजन सुनकर। वेटिंग फॉर न्यू सृजन नेक्स्ट वीक। शुक्रिया संदीप जी। और नरेंद्र विद्य कहते हैं कि हर बार सृजन प्रोग्राम बेहतरीन होता है, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है, हर संडे हमारा त्योहार होता है, सृजन के आरएमआर पर आने से लिखने की प्रेरणा मिलती है, जिंदगी सुकून से भरपूर होता है। और हमारे साथ बहुत सारे हमारे लिसनर और जुड़े हुए हैं। कमल कपूर जी हैं, उपकार सागर भारद्वाज जी हैं, सतीश अग्रवाल हैं, JB गुप्ता जी हैं, उपासना हैं, गुरबीर मदान हैं, एडी भट्ट हैं, शीला हैं, जगत मदान जी हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि ज़िंदगी सुकून से भरपूर होती है जब आप सृजन सुनते हैं या RMR सुनते हैं? आप मुझे बता सकते हैं SMS करके 8010781078 पर। और आप भी जो हमें सुन रहे हैं पूरी दुनिया में www.radiomanavRachna.org के माध्यम से।
कीप लिसनिंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। क्या बात है जाने तेरी महफिल में सितमगर, क्या बात है जाने तेरी महफिल में सितमगर, क्या बात है जाने तेरी महफिल में सितमगर, धड़के है दिले खाना खराब और ज्यादा, छलके तेरी आंखों से शराब और ज्यादा। इस दिल में अभी और भी जख्मों की जगह है,